बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में गणित में प्रश्नावली 4.2 करेंगे। इसके कुछ सवाल हमने पूर्व में कर चुके हैं। इसके जो शेष सवाल है वो आज करेंगे। इसका पहले का जो सवाल नंबर 4 है वो देखते हैं। सवाल नंबर 4 है पहले का, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करना है। तो सर्वप्रथम हम बटे में जो 8 दे रखा है, इस बटे के 8 को हटाएंगे। देखते हैं सभी के बटे में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 है, तो इसका लघुत्तम निकाला जाता है। या फिर हम 8 का सभी में LHS और RHS दोनों में गुणा कर देते हैं, तो हम लिखते हैं 8 का गुणा। 8 का गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, तो यहाँ हो जाएगा 16x² ऋण होगा यहाँ पर 8x प्लस यहाँ पर 1 बचेगा बराबर 8 का गुणा RHS में भी कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 0। अब हमारे पास वर्ग समीकरण 16x² - 8x + 1 बराबर 0 ये प्राप्त हुआ। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि के माध्यम से अब हल करेंगे। तो देखते हैं पहले तो ये मानक रूप में है या नहीं। तो x² वाला पद पहले, बाद में x वाला, अंत में अचर पद है, अर्थात ये मानक रूप में व्यवस्थित है। अब अचर पद का x² का जो भी गुणांक है उससे करते हैं गुणा। तो अचर पद 1 है और x² गुणांक है 16, तो 16 का 1 से गुणा करते हैं तो 16। अब इस 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित करते हैं कि हमें जोड़ने या घटाने पर 8 प्राप्त हो। तो 16 के जो गुणनखंड होते हैं वो एक 16 एकम 16 और एक होता है 8 × 16 और एक 4 × 16। इन 3 गुणनखंडों में से एक गुणनखंड हमको प्राप्त होगा। तो 16 में 1 जोड़ेंगे 17 होगा, 1 घटाएंगे 15 होगा, ये अमान्य है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 होगा, ये भी अमान्य। अब 4 में 4 जोड़ा तो 8 हुआ, हमें 8 लाना है लेकिन ऋण कराना है, तो इन दोनों को ऋण का चिन्ह प्रदान करेंगे। तो हमारे पास नई व्यवस्था होगी 16x² और इस 8x को लिखेंगे ऋण का 4x, ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब प्रथम दो पदों से एक तो 4 और x कॉमन निकलता है, तो यहाँ से बचेगा ये 16 में 4 का भाग दिया तो बचा 4, x² में x का भाग दिया तो बचा 1 बार का x बचा, ये ऋण यही रहेगा। 4x में 4x का भाग दिया तो 1 बचा। अब यहाँ से माइनस का कुछ कॉमन नहीं निकाला तो माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे, तो ये 4x धन का हो जाएगा और ये जो 1 है वो हो जाएगा ऋण का, बराबर हुआ 0। अब यहाँ से 4x ऋण 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो 4x ऋण 1 पुनः हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से फिर से बचेगा 4x ऋण 1 बराबर 0। अब हमारे पास ये दो गुणनखंड प्राप्त हुए। इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के पास रखेंगे। 4x ऋण 1 बराबर 0 तथा ये भी 4x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान प्राप्त करेंगे तो होगा 4x बराबर 1 और x बराबर होगा 1/4। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हुआ। इधर देखते हैं तो यहाँ होगा 4x बराबर 1 और x बराबर हुआ यहाँ पर भी 1/4। इस प्रकार हमें इस वर्ग समीकरण के दो मूल 1/4 और 1/4 दोनों मूल समान प्राप्त हुए। इसी का पहले का सवाल नंबर 5वां, 100x² ऋण 20x धन 1, इस वर्ग समीकरण को भी गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा नियम है, हम जांच करते हैं यह मानक रूप में है या नहीं है। तो देखते हैं x² वाला पद पहले है, फिर x वाला और अचर पद अंत में है, तो ये एक मानक रूप है। अब इसके बाद अचर पद का x² का जो भी गुणांक हो उससे करते हैं गुणा, तो 1 का गुणा होगा 100 से, तो आएगा हमारे पास 100। अब इस 100 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमको 20 प्राप्त हो। तो 100 को यदि हम तोड़ते हैं तो एक होता है 100 एकम 100, एक होता है 25 चौके 100, एक होता है 20 पंजे 100 और एक होता है 10 धाम 100, 10 में 10। यदि 100 में 1 जोड़ेंगे
101 होगा, घटाएंगे 20 नहीं आएगा। 25 में 4 जोड़ा, 4 घटाया तो 20 नहीं आया। 20 में से 5 घटाया, 5 जोड़ा। लेकिन यहाँ देखते हैं 10 में 10 जोड़ा तो 20 होगा। अब हमको ऋण कराना है तो दोनों को ऋण चिन्ह दे दिया जाएगा। तो हमारे पास एक नया रूप होगा 100x²। इस 20x को दो भागों में तोड़ेंगे, ऋण का 10x और ये भी होगा ऋण का 10x, धन 1 बराबर 0। अब प्रथम दो गुणनखंडों से यहाँ हम कुछ कॉमन निकालते हैं, तो यह कॉमन निकल रहा है, एक तो 10 निकल रहा है और एक x निकल रहा है। 100 में 10 का भाग दिया तो 10 हुआ, और x² में 10 x का भाग देंगे तो x बचेगा। ऋण 10x में 10x का भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ। यहाँ से पहले तो ऋण कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 10x ऋण 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 10x ऋण 1 फिर से कॉमन निकल रहा है, तो 10x ऋण 1 पुनः हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा 10x ऋण 1 बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ रखा 10x ऋण 1 बराबर 0, तथा यहाँ से भी होगा 10x ऋण 1 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान प्राप्त करेंगे तो होगा 10x बराबर 1 और x बराबर होगा 1/10, तथा इधर होगा 10x बराबर 1 और x बराबर होगा 1/10। इस प्रकार हमें इस वर्ग समीकरण के दो मूल x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10 दो मूल प्राप्त हुए। इसका है वो इबारत वाला सवाल है, तो हम देखते हैं इबारत वाले सवाल को। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो पहले हम मानते हैं, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या अब हमको यहाँ पर दो संख्याओं का योग जो दिया है वो 27 दिया है, तो दूसरी संख्या हम योग 27 में से पहली संख्या को घटाकर निकालेंगे। 27 में से पहली संख्या को घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो अब हमारे पास पहली संख्या x हो गई तथा दूसरी संख्या 27 ऋण 1 से। अब आगे कहा है इनका गुणनफल, यानी प्रश्न में कहा है प्रश्नानुसार इनका यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दिया है 182 182। इन दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब हमारे पास जो समीकरण इसको प्राप्त करते हैं, x का अंदर गुणा तो 27x, इस x का x से गुणा तो ऋण का x² बराबर 182। अब हमारे पास ये x की घात 2 है, एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है, तो इसको हम मानक रूप में जमाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लिख लेते माइनस का x², ये प्लस का 27x और 182 को उधर से लाते हैं इधर, तो 182 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर x² का गुणांक जो है माइनस है, तो इस माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल के हम पक्षांतर कर देते हैं या -1 का गुणा कर देते हैं, -1 का गुणा, तो ये माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास प्लस का, ये माइनस का 27x होगा और ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 को 1 से हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1 से गुणा होगा, तो ये 182 का गुणा होगा 1 से। तो देखते हैं 182 का 1 से गुणा किया तो 182 आया। अब इसे ऐसे दो भागों में तोड़ो कि 27 आए, तो 182 का गुणनखंड करते हैं। तो हम शुरू से करते हैं, एक तो आएगा 182 का 1 से करेंगे तो 182, एक 2 से भी होगा तो होगा 91, एक आएगा 13 से तो आएगा 13 का 13 और 13 चौक 52।
182 के 14 गुणा 13 एक गुणनखंड ये भी होगा। तो इन दोनों को देखते हैं, ये बड़े गुणनखंड है, ये तो 27 को जोड़ने, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे 27 नहीं आएगा, इसलिए 13 और 14 इन दोनों का योग 27 होता है। तो यहाँ से हम ये मध्य पद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हुआ 1 x स्क्वायर ऋण 14 x ऋण 13 x और धन का 182 बराबर 0। प्रथम दो पदों से x कॉमन प्राप्त हो रहा है, तो यह बचा x ऋण 14, यहाँ से ऋण का 13 कॉमन निकलेगा, यह बचेगा x ऋण 182 में 13 का भाग देंगे तो हमें 13 कम 13 और 13 चौके 52 जीरो, यानी x ऋण 14 फिर से कॉमन निकलेगा। तो x ऋण 14 हमने फिर से कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचेगा x ऋण 13 बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे, x ऋण 14 बराबर 0 तथा x ऋण 13 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हुआ हमारे पास 14 तथा x बराबर 13। यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त हुए। इन यदि हमको दो संख्या ज्ञात करनी है, यदि x बराबर पहली संख्या ये लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, और पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। पहली संख्या x बराबर x, यानी यदि हमने ये 14 लिया तो दूसरी संख्या 27 ऋण 1 से, तो यहाँ हम रखेंगे 27 ऋण 14, तो यहाँ प्राप्त होगा 13, यानी पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 और पहली संख्या बराबर x बराबर यदि हम 13 लेते हैं, क्योंकि x के 2 मान प्राप्त हुए, इन दोनों मानों से दो संख्या प्राप्त करेंगे। तो पहली संख्या अगर x बराबर 13 लिया तो दूसरी जो संख्या होगी 27 ऋण x, यानी यहाँ पर 27 ऋण 13, तो ये होगा 14। इस प्रकार यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, और पहली संख्या 14 है दूसरी संख्या 13 होगी। इस प्रकार से हमें इस सवाल का उत्तर x बराबर 13 14 या 14 13, ये इस प्रकार दो संख्याएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं, तो हम माना पहली संख्या 1 से, तब दूसरी संख्या, अब क्रमागत कहा है हमसे दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक संख्या जो होती है क्रम से जो आती है 1 2 3 4 5 इस टाइप से, यानी पहली संख्या 1 है तो अगली 2 होगी, पहली 3 है तो अगली 4 होगी, पहली 50 है तो अगली 51 होगी, अर्थात एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। यदि हमारे पास पहली संख्या 1 से तो अगली होगी, इसमें एक जोड़ेंगे x प्लस 1, तो हमारे पास दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। अब आगे हमें कहा है इनके वर्गों का योगफल, मैंने प्रश्न में हमसे कहा है प्रश्नानुसार इनके वर्ग, यानी पहले का भी वर्ग और दूसरे का भी वर्ग, इनके वर्गों का योगफल 365 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है, पूर्ण वर्ग है तो इसको पहले तोड़ा जाएगा, एक स्क्वायर प्लस यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी, a धन b का स्क्वायर बराबर ए सर्वसमीका होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे पहले x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 धन b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और 365 का हम पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, 365 बराबर 0, उधर प्लस का इधर आके होगा ऋण का। तो यहाँ पर हुआ ये x स्क्वायर और x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हुआ 2x, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का 364 बराबर 0।
अब यहाँ पर 2 का सब में भाग लग रहा है तो पहले हम लगाएंगे 2 का भाग, तो यहाँ हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 दुआ 4 बराबर 0। 182 गुणनखंड अभी हमने देखे थे, हमारे पास जो आया था 14 और 13 आया था। अब हमको इसके पहले हमने देखा था वो प्लस का था, 27 लाना था, लेकिन यहाँ पर 1 लाना है तो 14 को धन का दे देंगे और 13 को ऋण का। तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर धन का 14 एक्स ऋण 13 एक्स ऋण 182 बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगा एक्स कॉमन, तो यह बचा एक्स धन 14, यहाँ से ऋण का 13 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स ऋण और एक्स धन 14 बराबर 0। एक्स धन 14 फिर से हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स ऋण 13 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स धन 14 बराबर 0 तथा एक्स ऋण 13 बराबर 0। तो एक्स बराबर होगा ऋण का 14 तथा एक्स बराबर होगा 13। अब यहाँ पर एक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, जबकि हमें कहा है धन पूर्णांक, तो ये तो ऋण पूर्णांक है तो इसकी हम करेंगे उपेक्षा, ये मान नहीं रहेगा। तो एक्स का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, यानी पहली संख्या जो है वो है 13। पहली संख्या हमारे पास हो गई, हमने माना था एक्स, तो पहली संख्या का मान हुआ 13। तो दूसरी संख्या हमारे पास थी एक्स धन 1, तो हुआ 13 धन 1 बराबर 14। इस प्रकार से हमें दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या 13 और 14 प्राप्त होती है, जिनके वर्गों का योगफल 365 प्राप्त होगा। और इन दोनों का योग जो है ये दोनों संख्याएं क्रमागत है। सवाल नंबर 5वां दिया है हमें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ये हमारे पास हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, इसमें कर्ण तो हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर का, इसका आधार जो हमने माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 से, तब ऊंचाई, इसकी ऊंचाई होगी हमारे पास, इसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार आपके पास 1 से है तो इसकी ऊंचाई 1 ऋण 7 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार आपके पास आधार हो गया 1 ऋण 7। अब एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास प्राप्त हो गई है और हमसे कहा है शेष भुजा ज्ञात कीजिए। शेष भुजा मतलब कर्ण तो हमारे पास प्राप्त है 13, इसकी ऊंचाई और इसका आधार, ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा तो x के मान के आधार पर आधार और ऊंचाई भी ज्ञात की जा सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हम देखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इस सवाल को हल किया जाएगा। तो अब देखते हैं कर्ण यहाँ पर 13, तो हुआ 13 का स्क्वायर बराबर लंब जो है आपके पास 1 ऋण 7, इसका स्क्वायर धन आधार है आपके पास x का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हल किया जाएगा तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर यहाँ पर 1 ऋण 7 का स्क्वायर, सर्वसंख्या का उपयोग किया जाएगा तो x स्क्वायर ऋण
7 दूआ 14x धन 7 का वर्ग 7 7 होगा 49 और यह होगा x का वर्ग। इस पूरे को हम इधर हल करके लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर ऋण 14x धन 49 बराबर 169 को हमने RHS में लिख दिया। अब 169 का पक्षांतर करके हम LHS में ले आएंगे। 2x स्क्वायर ऋण 14x धन 49 ऋण 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर ऋण 14x 169 में से 49 घटाएंगे 9 में से 9 गया तो बचा 0। 16 में 4 गया तो बचा 12 ऋण का बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पर 2 का भाग लग रहा है सभी में, तो 2 का हम लगाएंगे भाग। तो यहाँ हुआ हमारे पास x का स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ। इस 60 के फिर से वही गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास होता है एक तो 60 एकम 60 एक से आता है, एक होता है 30 दूआ 60, एक होता है 3 से देंगे तो 20 तिया 60, एक होता है 4 से तो 15 चौके 60, एक होता है 5 से 12 पंजे 60, एक 6 से तो 10 6 60। इन गुणनखंड में से कौन से गुणनखंड का उपयोग किया जाएगा? अब ये बड़े गुणनखंड ये तो शायद मान इसके नहीं होंगे, तो 12 और 5 को देखते हैं। 12 में से 5 गया तो 7 बचता है। तो इस गुणनखंड के आधार पर इस सवाल को आप आगे हल करें और शेष 2 भुजाएं प्राप्त करें।